अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है एम्बेसडर अशोक सज्जनार साहब ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू। Thank you very much, Arzu. Always a pleasure to be with you. Thank you. सेम है सर। सर कल की बड़ी तैयारी है, हम तो बहुत इंतज़ार कर रहे हैं एससीओ की मीटिंग। वैसे तो खैर उस तरह से नहीं हो रही जैसे सोची गई थी, और ऑनलाइन है सब कुछ। लोग एक दूसरे से ऐसे ही कनेक्ट होंगे जैसे मैं और आप हैं। लेकिन क्या लग रहा है सर कि क्या बात होने जा रही है? और पाकिस्तान की तरफ से भी कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो ज्वाइन करेंगे। तो कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं कि कोई अच्छी बात होगी, या आपको लग रहा है वो हमेशा की तरह कश्मीर कश्मीर करके और बाहर आ जाएंगे उस मीटिंग में से? नहीं, मेरे विचार से आरजू इसमें कश्मीर वगैरह के बारे में मेरे ख्याल से कुछ होना नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए बात ऐसी है यहाँ पर बायलैटरल इश्यूज तो कोई रेज किए नहीं जा सकते हैं। दैट इज दी हम्म। ये ग्राउंड रूल्स हैं एससीओ के। जो आपके जो बायलैटरल डिस्प्यूट्स हैं, को जो मसले हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको आप रेज नहीं कर सकते हैं। एंड इंडिया एंड ऑल द अदर कंट्रीज हैव वेरी steadfastly and studiously we have observed these requirements. खाली पाकिस्तान का है जो बीच बीच में वो अपना ये कर देते हैं। आपको याद होगा एक मरतबा जब ये एनएसएस की मीटिंग हो रही थी, वो भी वर्चुअल हो रही थी क्योंकि ये इस समय कोविड पेंडेमिक का समय था, तो उन्होंने पीछे अपना एक वो नक्शा लगा लिया जिसमें पूरा कश्मीर को उन्होंने पाकिस्तान का हिस्सा बता दिया। मीनिंग दीज आर वेरी प्रोवोकेटिव एक्शंस, और ऐसे होने नहीं चाहिए कि, और इससे आप व्हाट आर यू ट्राइंग टू गेन बाय इट, आपको क्या मिल रहा है इससे? आप खाली जो भी वो उसमें मल्टीलैटरल उसमें जो कुछ काम हो सकता है, बातचीत हो सकती है। देखिए ऐसे ही मैं आरजू कहूंगा, एंड आई विद ग्रेट रिलक्टेंस आई यूज दैट वर्ड, जो सार्क का ऐसे ही बेड़ा गर्क हुआ है। सार्क में आप उसको ट्रू। वो करते रहे। पिछला जो सबसे पहला आखिरी जो समिट हुआ था काठमांडू में हुआ था नवंबर 2014 में, मतलब हर जगह पर ऑब्स्टिकल लगाना, हर जगह पर हर्डल पेश करना। वहां पर आपको याद होगा दो मुद्दे डिस्कस हो रहे थे, जो कैसे पावर ट्रांसफर सार्क कंट्रीज में हो सकता है और कैसे मोटर व्हीकुलर एग्रीमेंट बन सकता है। पाकिस्तान ने कहा नहीं जी, हम इसको, सभी कंट्रीज मान गई इन इश्यूज के बारे में, पाकिस्तान ने कहा नहीं करेंगे। तो देखिए इसमें हर जगह वो ऑब्स्टिकल लगाता है, पर यहाँ पर मेरे विचार से नहीं हो पाएगा, क्योंकि टेम्पररी ऐसी थोड़ी मुश्किलात आ जाए। बट अदरवाइज जो एससीओ का एजेंडा है, मेरे विचार से उसके ऊपर बातचीत होगी, और उसको कैसे आगे लेकर जाया जाए वो उसके ऊपर आई थिंक जो भी डिक्लेरेशंस आएंगी उसमें वो सब बातें इंक्लूड की जाएंगी। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सर अब यहाँ पे ये भी सुना जा रहा है कि बल्कि न्यूज़ जो आ रही है वो ये कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो दोबारा से वापस आने की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही वो कभी दुबई में और कभी सऊदी अरेबिया में अभी गए हैं वो एक वीक के लिए, वहाँ पर मीटिंग्स चल रही हैं। बहुत से लोगों का ख्याल ये है कि अगर नवाज शरीफ एज अ प्राइम मिनिस्टर दोबारा पाकिस्तान आके ज्वाइन करते हैं, तो या इलेक्शंस के बाद जो भी तरीका है यहाँ का, उनको दोबारा प्राइम मिनिस्टर के तौर पे लाया जाता है, तो भारत के साथ बातचीत में आसानी होगी। क्योंकि पहले भी जब नवाज शरीफ साहब थे तो उस वक्त जो है वो आपके प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो है वो पाकिस्तान आए थे। तो आपके ख्याल से क्या वाकई ऐसा हो सकता है कि अगर नवाज शरीफ साहब दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनते हैं? क्योंकि बीच में तो हमें लग रहा था, हम लोगों को बड़े हम श्योर थे कि शायद बिलावल ने आना है, लेकिन अब लग ये रहा है कि बिलावल भुट्टो को फिलहाल लाने का इरादा नहीं है, और नवाज शरीफ ही बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं हर जगह पे मीटिंग्स करते हुए। तो सर ये पॉसिबल है अगर नवाज शरीफ साहब दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो दोनों कंट्रीज के बीच में जो टेंशन है वो कुछ कम होगी? देखिए मैं समझता हूं, जो मेरा अपना ये पर्सनल निजी ये इसमें व्यू है, जो नवाज शरीफ वॉज वन प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने बहुत ये सिंसियरली काम किया, जो भारत के साथ संबंध अच्छे हो, भारत के साथ रिश्ते अच्छे हो। आपको याद होगा 2015 में उफा में जो मुलाकात हुई थी, तो उसमें उन्होंने कहा था ठीक है, आतंकवाद के ऊपर, टेरर के ऊपर हम बात करेंगे। ये अलग बात है जो जब वो वापस गए वहां से जुलाई 2015 में, जब वो वापस गए तो फिर इसके ऊपर बातचीत नहीं हो पाई, क्योंकि
जो आर्मी है और जो और स्टेक होल्डर्स हैं पाकिस्तान में, वो कहते हैं जो इसमें कश्मीर का मुद्दा आपने उसको इंक्लूड नहीं किया है। सो सिंस द के वर्ड वाज नॉट इंक्लूडेड, तो इसके ऊपर कोई बातचीत नहीं हुई। बट अदरवाइज आई थिंक उनका जो रैपो था, उनका जो नजरिया था, और उन्होंने ही रियली ट्राई टू टेक ऑन द आर्मी, जो भारत के साथ हमको संबंध अच्छे करने चाहिए, रिश्ते बेहतर करने चाहिए। और मैं समझता हूं जो अगर मेरे विचार से पाकिस्तान को भी ये समझ आ गया होगा, आ जाना चाहिए अभी तक, जो भारत के साथ रिश्तों को अच्छा करके ये पाकिस्तान किसी और के ऊपर एहसान नहीं कर रहा है, ये अपने ऊपर एहसान कर रहा है। क्योंकि उसके साथ जो उसका अपना सिचुएशन है, चाहे इकोनॉमिक सिचुएशन है, और मैं समझता हूँ उसका रेपरकशंस पॉलिटिकल सिचुएशन पर भी होगा, उसका रेपरकशन आपके सोशल फैब्रिक पर भी होगा। हर तरीके से पाकिस्तान के लिए बेहतर होने वाला है। आपने देख लिया है आरजू, जो अगर पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्ते अच्छे नहीं होते हैं तो भारत किसी तरीके से लूज नहीं करता है। इट्स नॉट अ लूजर। पिछले कितने सालों से हमारी ना बातचीत चल रही है 2019 से, तो उसके बाद 5 अगस्त के बाद तो आपने ट्रेड भी खत्म कर दिया है, आपने एम्बेसडर्स को विड्रॉ कर दिया है, परंतु भारत की ऊपरी उत्थान, प्रगति, ग्रोथ में कोई कमी नहीं आई है। बट पाकिस्तान कैन डेफिनेटली बेनिफिट अ ग्रेट डील अगर उसके संबंध भारत के साथ अच्छे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही सर, लेकिन सर नवाज शरीफ साहब के टाइम पे कारगिल भी हुआ था, ये भी हमें याद है, लेकिन उन्होंने उस चीज को सपोर्ट नहीं किया था। उनका कहना था कि उनकी परमिशन के बगैर हुआ है और एक ब्लंडर के तौर पे देखा गया है। लेकिन सर अब जब नई गवर्नमेंट्स आएगी, चाहे किसी की भी आए, इलेक्शंस आ रहे हैं पाकिस्तान में भी और भारत में भी, कुछ उम्मीद की जा सकती है कि यहाँ से पाकिस्तान से खास तौर पे इस तरह की एक्टिविटीज को रोका जाएगा, क्योंकि कई बार आपके फॉरेन मिनिस्टर भी कह चुके हैं कि जी ऐसा तो नहीं हो सकता कि दिन में ट्रेड करें और रात में टेरर हो। लेकिन यहाँ से भी कह रहे हैं कि जी हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं और कई ऑपरेशंस भी लॉन्च किए जा रहे हैं। मगर फिर भी क्या ऐसा मुमकिन है सर? आपको लग रहा है, ये पॉसिबल लगता है कि ये लोग रोक पाएंगे? क्योंकि अभी तक टीटीपी का तो वही हाल है। अगर हम उधर अफगान बॉर्डर की तरफ देखें तो वहां पर थोड़ी सी कमी हो जाती है, लेकिन एक बार फिर हम देखते हैं कि वही हंगामा फिर हो रहा होता है, अटैक्स चल रहे हैं मुसलसल। देखिए, दो चीजें हैं। एक तो कारगिल का जहां तक है तो ठीक है, देयर आर वेरी मेनी स्पेकुलेशंस जो नवाज शरीफ साहब को मालूम था या नहीं मालूम था, पर बेसिक चीज इसमें यही है जो ऐसे लगता है, जो इवन दो ही माइट हैव बीन इन द नो, परंतु जो सारा काम किया गया था वो मुशर्रफ के द्वारा किया गया था। जनरल मुशर्रफ वाज द आर्मी चीफ, उन्होंने किया था। और इस सभी सिचुएशन को थोड़ा वो कंट्रोल में करने के लिए नवाज शरीफ साहब 4 जुलाई, जो कि उनका कल का दिन, जो उनका नेशनल डे है अमेरिका का, तो ही फ्लू टू द यूनाइटेड स्टेट्स, और राष्ट्रपति बिल क्लिंटन से उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने ये उनसे गुजारिश की जो आप भारत के ऊपर दबाव डालिए, जो अपना जो आगे उनके फोर्सेस आ रहे हैं उनको रोक दिया जाए। तो ये सब थोड़ा पॉजिटिव था उनका, नवाज शरीफ का, चाहे इवन दो ही माइट हैव बीन इन द नो ऑफ थिंग्स। दूसरी बात है, आप जो अभी कह रहे हैं, जो कोई भी इसमें या सेकंड क्वेश्चन वाज, जो कोई भी वहां पर किसी भी सत्ता आती है तो उससे क्या दोनों देशों के बीच के जो संबंध है वो ठीक हो सकते हैं? दैट इज द क्वेश्चन, राइट? जी जो कोई भी वहां जी पर जी अब जी बिल्कुल। अब ठीक है, देखिए दोनों देशों में इलेक्शंस होने वाले हैं, और वहां पर जो अब देखना पड़ेगा जो कौन कैसे इलेक्शन होते हैं, कौन सामने आता है, किसकी वहां पर, इफ इमरान खान इज आल्सो अलाउड टू कंटेस्ट द इलेक्शंस, तब तो उसका नजरिया बिल्कुल ही जो रिजल्ट है वो बिल्कुल ही अलग दिखाई दे सकता है। और अगर इमरान खान की सरकार आती है तो फिर तो वी हैव टू सी, जो उन्होंने तो इतने सारे सेल्फ गोल्स किए थे भारत के साथ संबंध के मुकाबले, हालांकि वो भारत की तारीफ बहुत करते थे, जो देखिए इंडिया ने कितना अच्छा कर लिया है, वहाँ के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं कितना अच्छा काम कर रहे हैं वगैरह वगैरह, परंतु भारत के साथ उन्होंने रिश्तों को आगे ठीक करने में
उन्होंने कोई वो काम नहीं किया। तो विल रियली हैव टू वेट एंड सी आरजू, जो वहां पर किसकी सरकार आती है, कौन सी सरकार आती है। मैं तो ये समझता हूं जो आतंकवाद को कंट्रोल करने में पाकिस्तान की आर्मी बिल्कुल सक्षम है, इट इज केपेबल। क्योंकि ये वाले सब जो गुट बने हैं, जैश है, लश्कर है, हिजबुल है, दीज आर ऑल क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान आर्मी एंड आईएसआई। तो उनकी जो नकेल है वो उनके हाथ में है, तो उसको कर सकते हैं। ये दूसरी बात है, आपने जो कहा जो ये टेररिज्म के विरुद्ध काम कर रहे हैं, टीटीपी के विरुद्ध काम कर रहे हैं, दीज आर अदर टेररिस्ट ग्रुप्स जो कि पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट के विरुद्ध, पिंडी के विरुद्ध जो खड़े हुए हैं अपने आप, तो उनको कंट्रोल करने में उनको मुश्किल हो रही है, उनके विरुद्ध वो एक्शन ले रहे हैं। बट दे आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन अगेंस्ट एनी ऑफ दीज ग्रुप्स। अभी तो बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी इतनी ज्यादा वहां पर है, पाकिस्तान में है, तो इन वाले ग्रुप्स जो भारत के विरुद्ध जिनको वो एक्ट करवाते हैं, उनको क्या वो सपोर्ट करेंगे, दैट इज ऑल्सो अ बिग क्वेश्चन मार्क। इसीलिए शायद वहां पर कुछ हो नहीं रहा है। परंतु फिर भी जो आपकी सीज फायर है लाइन ऑफ कंट्रोल पर, उसके होते हुए आप वहां से पाकिस्तान से ड्रोन्स के द्वारा कितना ड्रग्स आ रहे हैं, कितना वो उसमें वेपनरी आ रही है, कितने फेक करेंसी नोट्स आ रहे हैं, तो पाकिस्तान उसमें मतलब सुधरा नहीं है, क्योंकि उसका अटेंशन इज डाइवर्टेड मोर टू द वेस्टर्न बॉर्डर। तो इसीलिए ईस्ट को वो थोड़ा काम करने के लिए सीज फायर लगा हुआ है, बट अदरवाइज इट इज ट्राइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम्स एज फार एज इंडिया इज कंसर्न। तो मैं ये समझता हूं जो यकीनन उसके बस में है वो कर सकता है, खाली उसमें विल होनी चाहिए, इंटेंशन होनी चाहिए, जो कि अभी तक हमने देखी नहीं है। लेकिन सर जब भी इनसे कोई बात की जाए इस तरह की, कि ड्रोन्स की बात की, जैसे आपने हथियार कहे, आपने वेपन्स जा रहे हैं सब कुछ, तो ये कह देते हैं जी नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, हमारा तो कोई लेना देना नहीं। क्या आपको लगता है कि स्टेट या एजेंसीज या फौज इस बात को कह के एक साइड पर हो सकती है कि जी हमारा कोई लेना देना नहीं? मतलब मेरा तो ख्याल है कि इन्हीं की जिम्मेदारी है ना, अगर वो नॉन स्टेट एक्टर भी हैं तो इनको कंट्रोल करें, या आपको लगता है ऐसा नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसी बात है, आई क्वाइट एग्री विद यू। अगर देखिए कोई सरकार है, वो कहता है ये जो सारा एरिया है ये इसको मैं कंट्रोल करता हूं, परंतु फिर भी नॉन स्टेट एक्टर्स अपने आप काम कर रहे हैं, तो उस सरकार को तो जिसे कहा जाता है ना, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। जो भाई आप फिर किस काम के लिए हो यहाँ पर? इफ यू कैनॉट मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड कैनॉट प्रोवाइड सिक्योरिटी, तो आप किसके लिए आए हो यहाँ पर? इकोनॉमी तो वैसे ही वो हो रही है, बद से बदतर हो रही है, तो आपको वो वाला करना चाहिए। यू कैनॉट, आप डिनायल में नहीं रह सकते हैं, यू कैनॉट एब्सॉल्व योर सेल्फ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो ये तो हमारी जिम्मेवारी नहीं है, ये तो ये कर रहे हैं। अरे उनके पास इतने सारे ये AK-47 जो भी वेपनरी अफगानिस्तान में अमेरिकन छोड़ गए थे, वो इनके पास कैसे आ गई है, इन टेररिस्ट के पास कैसे आ गई है? इतने सारा गवर्नमेंट का सपोर्ट रहा है आरजू, तभी ये सब चीजें हो पाती हैं, अदरवाइज ऑन देयर ओन तो नहीं हो पाते। उनके सस्टेनेंस के लिए भी, ये ग्रुप्स के लिए सस्टेनेंस के लिए पाकिस्तान की जो आर्मी है और आईएसआई है वो काम कर रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सर आपने इकोनॉमी की बात की, आईएमएफ से अब इनको कहा जा रहा है कि 9 मंथ्स में $3 बिलियन मिलेंगे। कुछ कर पाएंगे, या आपको लगता है ये भी कुछ दिनों में खा पी के बराबर हो जाएंगे और उसके बाद फिर वही हाल होगा जो आईएमएफ का लोन मिलने से या ओके होने से पहले जो हालत थी? देखिए मेरे ख्याल से तो कुछ खास इससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो इमीडिएट प्रॉब्लम्स हैं, जो इमीडिएट चैलेंजेस हैं, जो इमीडिएट पेमेंट्स करनी है पाकिस्तान ने, और वो उसकी ऐसी हालत हो गई थी जो भाई वो शायद डिफॉल्ट की स्थिति आ जाए, तो वो उसमें शायद वो नहीं, थोड़ा सा और देर तक वो टल जाएगा। परंतु अगर पाकिस्तान को अपनी इकोनॉमी को ठीक करना है, तो उसको बहुत सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस करने हैं अपनी इकोनॉमी में, और वो करने के लिए राजी नहीं है, क्योंकि वहां की जो पॉलिटिक्स है, वहां की जो एलीट क्लास है, वो उसको परमिट नहीं करेगी। पावर उन्हीं के हाथ में है। देखिए वहां पर ये आज की या 10 साल की या 20 साल की बात नहीं है। मेरे विचार से ये जब से पाकिस्तान की पैदाइश हुई है,
इट इज लिविंग मच बियॉन्ड इट्स मीन्स। आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट देख लीजिएगा, एक्सपोर्ट करीब $30 बिलियन है, इंपोर्ट करीब $90 बिलियन है। देयर इज सो मच ऑफ मिसमैच। आपकी जो टैक्स रेवेन्यू आता है करीब 8-9% आता है, मीनिंग बहुत ही कम क्लास है जिसको टैक्स किया जाता है। जो आपकी रिच क्लास है, एलीट क्लास है, आर्मी ऑफिसर्स हैं, लैंडलॉर्ड्स हैं, उनसे तो कोई आपका टैक्सेशन आता ही नहीं है। तो इसीलिए यू हैव टू सर्वाइव बेसिकली ऑन एड एंड फंडिंग फ्रॉम आउटसाइड। और शुरुआत में जब कोल्ड वॉर थी, जब सोवियत आर्मी वहां पर थी अफगानिस्तान में, आपको बड़ा पैसा मिलता था उनसे, करीब 60 बिलियन, जो भी अकाउंट्स आए हैं, मीनिंग आई हैव नॉट गॉन इनटू द ग्रेट डिटेल, पर उस समय करीब $60 बिलियन मिले। फिर जब ये वॉर ऑन टेरर शुरू हुई 2001 में, तो उसमें आपने वो देखा है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो वो ट्वीट था 1 जनवरी 2018, उन्होंने कहा वी गिवन $33 बिलियन ओवर दिस पीरियड। तो मतलब पाकिस्तान हैज वेपनाइज्ड इट्स ज्योग्राफिकल लोकेशन, उसकी जो लोकेशन है उसको उसने वेपनाइज किया है और पैसे लिए हैं। और अब पहले अमेरिका से पैसे मिलते रहे, अब पिछले कुछ सालों से चीन से पैसे मिलते हैं। पर अमेरिका तो पैसे आपको देकर भूल जाता था, चीन भूलने वाला नहीं है। चीन का तो रवैया है वो बिल्कुल अलग है जी। सर हम तो चाहते हैं चीन भी भूल जाए, लेकिन सर मैं आपको बताऊं यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग भी रहते हैं। मैं कुछ टाइम 1-2 साल पहले मार्केट गई थी, एक जो हमारी बड़ी पॉश किस्म की मार्केट है, तो वहाँ एक साहब पानी की बॉटल्स ले रहे थे, वो भी जर्मनी या कहीं और के पानी की, के जी वो पानी पी रहे, ले रहे होंगे, पता नहीं कहाँ की। सर मुझे तो ये भी नहीं पता कि कहाँ के पानी वो ले रहे थे, लेकिन ये कि वो पानी भी यहाँ का नहीं पी रहे थे, इतने नखरे थे। तो ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे पाकिस्तान में कि आप हैरान हो जाएंगे कि इतना खर्चा भी करते हैं। तो ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं। लेकिन सर साथ साथ ये जो आईएमएफ की बात की जा रही है, तो इसके साथ ये भी कह रहे हैं कि जी ट्रेड भी खोल लेंगे, और जी बहुत सी चीजें इन्होंने कही हैं कि जी कम हो जाएंगी, लेकिन एलसीज खुल जाएंगी, ये सब हो जाएगा। लेकिन ये कहाँ पे गड़बड़ कहाँ होती है इनसे, जब इन्हें लोन मिल जाता है उसके बाद ये कोई काम क्यों नहीं करते आपके ख्याल से, कि जिससे दोबारा ये वाली कंडीशन ना आए लोन मांगने की, कि कुछ काम करे? मतलब क्या शुरू से ऐसा ही हाल है पाकिस्तान का कि सिर्फ कर्जे ले लेकर मुल्क को चलाया गया है? जी, मेरे ख्याल से देखिए वही बात है जो मैं आपको स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स की बता रहा था। और इसीलिए आपने देखा होगा जो पिछले 70-75 साल में कितना करीब 24-25 बारी पाकिस्तान आईएमएफ गया है वहां से लोन लेने के लिए, इन एडिशन टू द फंडिंग दैट पाकिस्तान गेट्स। अभी हमने बात की अमेरिका से कितना पैसा आया है, अभी हमने बात की चीन से कितना पैसा आ रहा है। चीन का तो आपको किसी ना किसी तरीके से तो चुकाना पड़ेगा, वो तो आपको डेट ट्रैप में। आपने देखा है वहां पर श्रीलंका में $1 बिलियन के लिए उन्होंने पूरे हम्बन टोटा पोर्ट को, उसका जो हिंटरलैंड है वो 99 साल की लीज के लिए ले लिया है। यहाँ पर तो आपका जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसमें उन्होंने कहा है $60 बिलियन का इन्वेस्टमेंट होगा। और अगर वो इन्वेस्टमेंट है तो पूरा आपको, आई एम वेरी सॉरी टू से, पूरा देश को शायद गिरवी रखना पड़ेगा चीन के पास, क्योंकि वो नहीं जाने देंगे अपने पैसे को। दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट दैट। तो एक तो वहां, फिर दूसरा आपके पास पैसा आता है सऊदी से, या दूसरा पैसा आता है यूनाइटेड अरब एमिरेट से। तो वहां से सबसे पैसा आता है। सो यू आर लिविंग ऑन द बेसिस ऑफ बोरोड मनी, बोरोड फंड्स। आपको करना है अपनी स्ट्रक्चरल चेंजेस। आप जो टैक्स कंसेशंस वहां पर दिए जाते हैं लैंडलॉर्ड्स को, आर्मी बिजनेसेस को, एलीट सेक्टर को, बड़े बड़े फार्मर्स को, वो वाले आपको वहां पर चेंज करना पड़ेगा। जो आपके लग्जरी इंपोर्ट्स होते हैं वो आपको देखना पड़ेगा। आई थिंक यू हैव टू लुक एट आरजू सम ऑफ द सक्सेस स्टोरीज। अब सक्सेस स्टोरी आपको भारत में मिलेगी। भारत की भी हालत यही थी 1991 में जब सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ। हमारे पास भी पैसा उतना था जो हम 15 दिन का इंपोर्ट कर पाए। हमने बहुत रिफॉर्म किया अपने यहाँ पर, चाहे वो
इंपोर्ट्स के बारे में हो, चाहे इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो, सभी रिफॉर्म किया। ये रिफॉर्म पाकिस्तान को करना पड़ेगा अगर वो चाहता है दैट उसकी इकोनॉमी स्टेबलाइज हो जाए। दूसरी बात मैं कहूंगा इसमें, यकीनन पॉलिटिकल रीजंस के लिए तो ये जरूरी है जो पाकिस्तान भारत के साथ अपने रिश्तों को अच्छा करे, बेहतर करे, पर ऑन इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑल्सो पाकिस्तान को बहुत फायदा होने वाला है। देखिए, मैंने ये पढ़ा है, जो कुछ वहां पर बहुत एमिनेंट इकोनॉमिस्ट हैं पाकिस्तान में, चेंबर ऑफ कॉमर्स हैं, उन्होंने ये स्टडी की है, जो अगर पाकिस्तान और भारत के ट्रेड रिलेशंस नॉर्मल हो जाते हैं आरजू, पाकिस्तान जीडीपी विल इंक्रीज बाय 1 to 2%, विच इज अ ह्यूज अमाउंट। आजकल कितनी है? 1 or 2% के आसपास है। इट्स अ ह्यूज अमाउंट। दूसरा है, जो पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, मशीनरी है और चीजें हैं जो कि भारत से आती हैं, बट दे डोंट कम डायरेक्टली फ्रॉम इंडिया, दे विल कम वाया दुबई, दे विल कम वाया दोहा। वहां पर आपको डिलेज भी होंगे, वहां पर आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी मिलेंगे, वहां पर ड्यूटी कॉस्ट और ज्यादा पड़ेगा। तो ये सब चीजें अगर भारत के साथ, अब जैसे ये 2019 में 5 अगस्त को ट्रेड रोक दिया इमरान खान की सरकार, मैं समझता हूं दिस वाज अ सेल्फ गोल, दिस वाज शूटिंग इटसेल्फ इन द फुट, क्योंकि भारत के साथ ट्रेड के साथ बहुत फायदा हो सकता है। अब जब पिछले साल वहां पर इतना वो फ्लड्स आए, ऑल द वेजिटेबल्स यू कुड हैव इंपोर्टेड डायरेक्टली फ्रॉम इंडिया, पर नहीं, यहां से नहीं लेने, ना प्याज चाहिए, ना टमाटर चाहिए, ना और कुछ सब्जी फल चाहिए। सो आई थिंक पाकिस्तान को ये सोचना पड़ेगा, जो वो खाली अपना भारत के साथ इमेजिनरी उसको लेकर अपनी पोजीशन बनाए रखेगा, कश्मीर को मुद्दा बनाकर वो रखेगा, आतंकवाद को, टेररिज्म को वो करेगा, या इट विल बिहेव इन अ मोर rational and a logical manner and improve its relations with India, जिससे कि उसको काफी फायदा हो। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सर, लास्ट में मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि एक खुश फहमी या गलत फहमी, या हम अपने आप में सोच के ये भी रहते हैं कि हमें कोई ना कोई बचा लेगा क्योंकि हमारे पास है जी न्यूक्लियर एसिड्स। ये बात कहाँ तक सही है? नहीं, कुछ हद तक तो सही है। नो वन सॉर्ट ऑफ रियली वांट्स जो भाई आपके न्यूक्लियर आर्सेनल है वो टेररिस्ट के हाथ में पड़ जाए, तो इसीलिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। बट देखिए, टू बी इतनी ऐसी हालत में, इतनी दयनीय दशा में होना, दैट यू आर ऑलवेज, अनफॉर्चुनेटली आई फील बैड टू से इट, दैट पाकिस्तान इज ऑलवेज आउट देयर विद अ बेगिंग बोल। चाहे अमेरिका के सामने हो, चाहे चीन के सामने हो, चाहे औरों के सामने हो, आईएमएफ के सामने हो, दे दो हमें, थोड़ा दे दो सरवाइव करने के लिए। ये तो गैरतमंद जिंदगी नहीं है ना, ये तो बेगैरती की जिंदगी है। आई थिंक Pakistan should also realize 200 million people, and they can be smart people। खाली ये टेररिज्म का उनके सामने से हटा दीजिएगा एंड गिव देम अपॉर्चुनिटीज टू ग्रो। जो आपने फोकस करना है वो एजुकेशन पर करिए, वो हेल्थ पर करिए, अपने बलबूते पर खड़े होने का प्रयास करिए, तो तब आई थिंक द लाइफ विल बी मच बेटर and will be with much greater dignity that you will be able to live। अभी तक you are right, ये इस खुश फहमी में कहूंगा, और अभी तक हालात यही दिखाते हैं, जो किसी ना किसी ने आकर आपको आखिरी मौके पर, आखिरी वक्त पर आपको सपोर्ट किया है। बट देन कंडीशन क्या है, इकोनॉमिक कंडीशन क्या है लोगों की? आप पावर देखिए, वहां पर बिजली है नहीं, फ्यूल है नहीं, खाने के लिए है, इन्फ्लेशन 40% के आसपास हो रही है। दैट्स नॉट अ लाइफ वर्थ लिविंग। एंड आई थिंक शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म में आप यही पाएंगे, यही सोचेंगे that it is much better to stand on your own feet and hold your head high in pride, and stop this terrorism thing, stop this harping on Kashmir,
और things are going to be much better for you, basically for you, for the एग्जैक्टली Pakistan. सर, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि सिर्फ 20% या 25% लोगों को देख कर के वो खा पी रहे हैं। आप ये नहीं कह सकते कि पूरा पाकिस्तान के सारे लोग ऐसे ही हैं। जाहिर है कि एक बड़ी तादाद लोगों की ऐसी है जो परेशान है, और उसमें से निकालना जो है वो इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट का काम है। और आई होप कि वो आपकी बात सुने और आप जैसे लोगों की बात सुने और अपने आप को सही डायरेक्शन में लेके जाएं। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू सो Thank मच। you very much. Always थैंक a यू सर। pleasure. Always थैंक a यू। pleasure. थैंक यू God सर। bless. Thank you. थैंक यू।